अस्सलाम वालेकुम सिरी एचएन में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम सबकी स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हैं और हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को काम डाउन रखें और अगर किसी की बात नहीं भी आपको अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैज़ल बशर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 21 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स की बात करें तो आज 5 है और धूप काफ़ी ज़्यादा है। बाहर निकल रहे हैं 4 बजे तक तो लाजमी तौर पे सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सन प्रोटेक्शन बड़े आराम से आप कहीं भी ग्रॉसरी स्टोर से भी मिल जाते हैं। अगर आप कहीं स्पेसिफिकली जाते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स जहाँ से मिलते हैं, मेकअप की शॉप्स होती हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। पर लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन खरीदें, अपने पास रखें, अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें, अपने लिए भी इस्तेमाल करें। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लियर है। हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, बट इस तरह की नहीं है कि महसूस हो ज़्यादा। लेकिन आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वक्त रखें अपने पास। नहीं रख पाते हैं तो मेक श्योर करें कि आप तेज़ नहीं चला रहे हैं अपने व्हीकल को जिस पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। ना अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हो। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि हमा वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी आदमी का आखिरी वक्त आ चुका हो दुनिया से जाने का, तो उसके पास बैठकर दुनिया की बातें ना किया करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे ना कहना कि कलमा पढ़ लो। इसलिए आजकल इस सुन्नत पे अमल करना भी हमने छोड़ दिया। इधर कहा जाता है चलो जी अब्बा को वेंटिलेटर पे ले जाओ। ऐसा ना किया करो। अब जब यकीन हो जाए कि अब तो जाने का वक्त आ गया है, तो कलमा उसके पास पढ़ना चाहिए ताकि इस हदीस का मिस्ताक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की कलाम दुनिया से जाते हुए आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मेरा भी आपका भी खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है आपको अपडेटेड रखने की। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास। बड़े मसरूफ़ होते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। बताइएगा क्या सूरत हाल है आज फैसलाबाद शहर के ट्रैफिक के? जी फातिमा, बिल्कुल ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो काफी मुश्किल ही है शहरियों के लिए। आज एक अच्छी खबर ये है कि झुमरा रोड का जो निशाताबाद पुल के करीब एरिया है वो मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुका है, जिसके बाद जो है वो दो तरफा ट्रैफिक के लिए झुमरा रोड को खोल दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें खासकर सरगोदा रोड की, तो सरगोदा रोड पे शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मोटरवे से बोले की झुग्गी तक जो है वन साइड रोड उसको तामीर किया जा रहा है, जिसके बायस दो तरफा ट्रैफिक जो है सिग्नल रोड पे आने के बायस ज्यादा मुश्किलात जो है तो शहरियों को देखने में आ रही है। अगर हम बात करें सिर्फ समाना पुली की, तो वहां पे शहरियों को जो है वो घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद शहरी अपना सफर जो है वो सिंगल रोड पे जारी रखे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम इसी तरह से बात करें झंग रोड की, तो झंग रोड भी ज़ेरे तामीर है। इसके साथ साथ समुद्री रोड पर भी शहरियों को जो है कुछ एहतियात से काम लेना होगा ताकि वो अपने सफर को बआसानी मंजिल तक
ले जा सके। जी बिल्कुल वकास, केनाल रोड के हवाले से भी जरूर बताइएगा। पिछले कुछ दिनों में काफी ट्रैफिक देखने में मिली है केनाल रोड के ऊपर, साथ ही साथ जड़ावाला रोड के हवाले से भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल फातिमा, जड़ावाला रोड के हवाले से ये कहा जा सकता है कि जड़ावाला रोड पे शायद अभी तक जो है वो हुकूमती तवज्जो पूरी तरह से मरकूज नहीं हुई, जिसके बाद मलखावाला से लेके उसके बाद का जो हिस्सा है जड़ावाला तक का, वहाँ शहरियों को जो है वो काफी मुश्किल में सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होती है। जबकि केनाल रोड का आपने जिक्र किया, तो केनाल रोड जो है वहाँ भी फिलहाल मुख्तलिफ स्कूल टाइमिंग के अंदर जो है, क्योंकि स्कूल बहुत ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल, उनकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी थोड़ी मुतासिर है। लेकिन इस हवाले से सीटीओ से हमारी बात हुई थी, जिन्होंने अच्छी खबर ये दी है कि जल्द ही जो है कश्मीर अंडरपास और कश्मीर पुल को जो है वो कुछ रीडिजाइन किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुसलसल तसलसल से जारी रह सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। गर्मी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ ट्रैफिक भी फैसलाबाद शहर के आपको पता है कि हमेशा ही ज्यादा होती है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं हूँ कभी भी स्पीड मत करें, जल्दी भी है कहीं पहुंचने की, थोड़े से सब्र से पेश आएं। और हमेशा याद रखें, स्पेशली जो लोग मोटर बाइक से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बड़ी धूप होती है, बड़ी गर्मी होती है, और हबस ऑलरेडी इस दफा तो ये मजाक बन गया कि जून जुलाई वाली गर्मी आपको अभी से मार्च में पड़ती हुई नजर आ रही है। अपने साथ पानी की बोतल रखें, ठंडी पानी की बोतल, और लाजमी अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करें थ्रू आउट द डे, बिकॉज जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन की भी जरूरत पड़ती रहेगी। और ओवरऑल कहीं पर आई थिंक गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आ जाता है गर्मियों के अंदर। गर्मी में इतनी सब्र नहीं होता जितना हमारे पास यूजुअली होता है। कई दफा हल्का सा कोई अगर कोई वाकया भी होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बहुत फौरन ही गुस्से में उतर आते हैं। और चाहे मोड़ पर अगर कहीं पे खड़े हो, पीछे गाड़ियों की लाइन लगी होती है, लेकिन आगे जो है वो गुस्सा खत्म नहीं हो रहा होता, तो थोड़ा सब्र से पेश आएं। और कहीं पर आपको लगता भी है कि किसी ने सही ड्राइव नहीं किया या कोई भी इस तरह का इशू, तो सड़क पे उतर के बाकी ट्रैफिक को जाम मत करें, अपने रास्ते पर चलते रहें। और रोड रेज जिसको कहते हैं उसको जरा कंट्रोल में लाजमी रखा करें, और कोशिश करें कि कहीं पर अगर कोई बात बुरी लग भी जाती है, स्पेशली ड्राइव करते हुए, तो आपको पता है बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं या किसी ना किसी वजह से, बट अपने आप को सेम उस अगर आप पॉइंट पे ले आएंगे तो उससे ना तो किसी और को फायदा होगा ना आपका फायदा होगा, और बगैर किसी वजह के आपको गुस्सा भी आएगा। और इतनी गर्मी में तो वैसे ही कुछ करने का दिल नहीं करता है, तो बिल्कुल गुस्सा मत करें, अपने आप को अच्छे मूड में रखें और रिलैक्स रखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड भी रखें। और कहीं पे कोई बात हो भी जाती है तो उस पर किसी और के लिए भी परेशानी का बायस ना बने और अपने लिए भी परेशानी का बायस नहीं बने। साथ ही साथ आपको पता है कि हम डिफरेंट इश्यूज के हवाले से जरूर बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर को अपना फोकस रखें, और जब भी हम टीचर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो किसी भी बच्चे की लाइफ में प्ले करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली एंड एंटायरली डिपेंड करता है हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, और उसमें टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। हमारी अपनी जिंदगियों में बात करें तो जितने भी टीचर्स रहे हैं मेरी अपनी लाइफ में, उनका बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह से भी हम एंड अप करते हैं, जिस तरह से भी हम टर्न आउट करते हैं। लेकिन क्या अगर हम अपने टीचर्स की बात करें तो क्या उनको उस तरह से रिसोर्सेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं? तो ये थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज नहीं दी जाती, चाहे वो हम पे के हवाले से बात करें, प्रमोशंस के हवाले से बात करें, और बेसिक चीजें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां पर भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमारे टीचर्स बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत मेहनती हैं, इसी वजह से वो जो मर्जी सूरत हाल होते हैं फिर भी हमारे कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बच्चों की तालीम में कहीं पर भी रुकावट नहीं बनने देते, और फिर भी अपना जो काम है उसको फर्ज समझ के करते रहते हैं। तो इसीलिए आज इसी बारे से बात करेंगे, डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से आपको हमारे गेस्ट के साथ इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो जी हमारे साथ डॉक्टर हफ्सा जमशेद मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान BPS टीचर्स एसोसिएशन। और BPS में आपको बता देती हूँ बेसिक पे स्केल, इसको अगर हम करें तो ऑफकोर्स हफ्सा आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हवाले से बात करने के लिए। टीचर्स की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं हमारे सारे उस्ताद, और हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर स्पेशली करंटली गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो कहाँ पर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ में कमी की वजह से टीचर्स को मसला हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया स्पेशली बुलाने का, एंड आई एम रियली थैंकफुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के कि जी टीचर्स का रोल, मैं भी आज जहाँ हूँ डेफिनेटली अपने टीचर्स की वजह से हूँ, और टीचर्स हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए हमारे मज़हब में तो ख़ास तौर पे
टीचर के लिए बहुत अहम रुतबा रखा गया है। मतलब मैं ये महसूस करती हूँ कि शायद हम टीचर्स को ओवरऑल उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, ना गवर्नमेंट लेवल पे। अगर आप बाहर की हम बाज़ दफ़ा बात सुनते हैं कि जी जर्मन चांसलर ने, उन लोगों ने कहा कि जी हमारी सैलरीज बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि टीचर से ज़्यादा मैं आपकी सैलरीज कैसे बढ़ा सकती हूँ। सो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर आफ्टर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स, बट देखिए एक चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो एक एहसन तरीके से पूरी होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मोटिवेशनल वे में अपनी चीज़ों को प्रोसीड कर सकेंगे। जबकि अगर ये है कि आप हर वक्त वो उसके फिक्र में रहेंगे तो शायद आप अपनी जो टाइम आपको स्टूडेंट के लिए तैयारी में गुजारना चाहिए, उसके लेक्चर के लिए, उसके किरदार के ऊपर, वो आप और एक्टिविटीज़ में सर्व कर रहे होंगे, जो कि शायद एज अ नेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये चाहे मैं स्कूल टीचर्स की बात करूं, चाहे कॉलेज की, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स की। तो आई बिलीव शायद गवर्नमेंट को उस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों, कुछ ऐसी हों या सैलरीज हों या पर्क्स हों जिसके अंदर कम से कम वो अपने लेवल ऑफ के ऊपर सेटिस्फाइड हो सके। और बेनिफिट्स की अगर बात करें, पे स्केल तो आई डोंट नो कि इज सफरिंग, बट बेनिफिट्स में क्या कोई दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी बेसिकली हमारे कुछ अलाउंसेस होते हैं जो हमारे सैलरी का ही हिस्सा होता है। हमारी सैलरी एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक बेसिक स्केल उसमें होती है, बेसिक पे जिसको हम कहते हैं, और कुछ हमारे अलाउंसेस होते हैं जिसमें कन्वेंस अलाउंस होता है, हाउस अलाउंस होता है, और ऐसे एक दो चीज़ें और होती हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप, और वो चेंज होता है, जैसे अगर फैसलाबाद के लिए आपका हाउस अलाउंस कम होगा, इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा होगा, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। बट इवन देन उन पैसों में कोई बंदा कोई रेंट का घर नहीं ले सकता। पता फैसलाबाद में अगर एक बंदे को आप लाइक फॉर एग्जांपल 19 ग्रेड के ऑफिसर को या 20th ग्रेड के ऑफिसर को आप अगर 10 से 15 हज़ार दे रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जिसमें एक अच्छी जगह पे आप एक घर रेंट पे ले सके। और ये आपकी टोटल तनख्वाह का हिस्सा होता है, ये मतलब अलहदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको निकाल दें तो फिर तो आपकी पे बहुत ही कम हो जाती है। मतलब जैसे हम लाइक वी आर नॉट कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद एनीवन, लेकिन जैसे आपकी कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स में या आपके जो होते हैं कि जी आपको घर मिले होते हैं या आपको कन्वेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिली होती है, सो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं पाई जाती टीचर्स के लिए जिसकी बेसिस पे, तो जब आपने सब चीज़ें उन्हीं में ही पूरी करनी है तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए, और जिस तरह से हमारी आजकल इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ें जा रही हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ वाले हालात पे गुजारा कर रहे होते हैं। और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते, ऑफिशियली हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ इसमें गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो इतना फिजिबल नहीं होता। आल तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी है कि आप कोई और काम ना करें ताकि आप सिर्फ इस पे एम्फसाइज करें, बट लाइक जब आपकी उसके अंदर मैनेज ही नहीं हो रहा तो फिर शायद वो मुश्किल हो जाता है उस तरह से लेके चलना। एंड ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती हैं, और चाहे वो टीचर्स हो या ना टीचर्स हो, और टीचर्स के ऊपर ऑफ कोर्स ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की भी एक आई थिंक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम जॉब्स में शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको महसूस नहीं होती। ज़रूरी है कि टीचर्स के दरमियान, एसोसिएशंस के दरमियान और गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान बातचीत हो। क्या कभी आप लोगों से पूछा गया है, आपके मसाइल के हवाले से कभी कोई सॉल्यूशंस के बारे में बात हुई है? देखिए रिगार्डिंग अगर आप रिगार्डिंग अगर आप सैलरी की बात करें तो वो तो देखें जो हमारी गवर्नमेंट की एक जनरल होती है, बेसिक पे स्केल हम उसको कहते हैं, वो लाइक नॉर्मली टीचर्स के लिए भी वही सिस्टम चल रहा होता है और वो ओवरऑल होती है। उसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को हम कह देते हैं कि ये ऑटोनमस हैं, तो अगर गवर्नमेंट की कोई सैलरी बढ़ती है तो वो कह देते हैं कि जी यूनिवर्सिटी खुद फैसला कर ले अपने बजट में वो कोई बढ़ाना चाहती है या नहीं, जो कि अगला फिर एक और इशू होता है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अपने भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो बाज़ दफ़ा नहीं बढ़ाते। जैसे अभी 25% गवर्नमेंट ने बढ़ाई, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अभी तक बढ़ी, अभी रिसेंटली 15% बढ़ी, वो भी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी अपना बजट देख ले। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन लाइक अगर मैं एक छोटी सी अपना एक हम बात करें, हमारे जो बेसिक पे स्केल के टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारा एक बहुत मेजर इशू है, बहुत पुराना इशू है कि हमारा कोई प्रमोशन का सिस्टम नहीं है जैसे बाकी गवर्नमेंट के सिस्टम है कि आपको पता होता है कि आपकी
सर्टन अमाउंट पे आप पहुंचते हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग्स हैं, आपने कोई कोर्सेज करने हैं या व्हाटएवर, और उसके बाद आप अगले ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसका जो भी प्रोसीजर होता है आप उसको पास ऑन करते हैं, सिलेक्शन बोर्ड होता है या जैसे भी है। बेसिक पे स्केल का जो इशू है यूनिवर्सिटीज में, वी डोंट हैव दिस सिस्टम। कॉलेजेस में है प्रमोशन, बट यूनिवर्सिटीज के टीचर्स के लिए प्रमोशन नहीं है। सो ईच टाइम आपने जब अगले कैडर में जाना है तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि एक एडवर्टीजमेंट आएगा जो यूनिवर्सिटी देगी, उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे, उसमें बाहर से भी लोग अप्लाई करेंगे, ओपन कंपटीशन होगा और ज़रूरी नहीं है आप सिलेक्ट हों, और अगर आप हो जाएं तो फिर आप अगले कैडर में जाएंगे, और ये हर दफ़ा आपको करना पड़ेगा। लेक्चरर से टिल प्रोफेसर आप हर दफ़ा इस सारे प्रोसीजर से गुजरेंगे। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि जी हमारे पास सैंक्शन स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमारे पास सीट्स ही नहीं है। जब सीट नहीं है तो ऐड भी नहीं आएगा। सो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोग 18-18 साल, 19-19 साल एक ही कैडर में रह जाते हैं। जबकि सिमिलर यही चीज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ में HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नया सिस्टम कराया था जिसको हम TTS कहते हैं, 10 ईयर ट्रैक सिस्टम। डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था कि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो और हम लेवल पे आएँ, लेकिन एक तो खैर वो उस लेवल तक जा नहीं सका जिस पर्पज़ के लिए वो आया था। लेकिन प्लस उनका एक स्टैचूज़ हैं, सर्विस स्टैचूज़ हैं। दे नो दैट कि जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हायर होते हैं, एंड आफ्टर 6 years दे आर एसोसिएट प्रोफेसर, एंड आफ्टर अगेन 4 years दे आर प्रोफेसर। सो इन 10 years दे आर प्रोफेसर। डेफिनेटली उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं, और लेकिन जब BPS की बात आती है तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो एलिजिबल हो जाते हैं बट स्टिल उनको वेट करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट का। और इस तरह से बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम क्या आता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब एक ही यूनिवर्सिटी में 2 सिस्टम चल रहे हैं और एक बंदा 10 साल बाद प्रोफेसर बन गया और एक बंदा 20 साल बाद भी प्रोफेसर नहीं बना, तो और वो एलिजिबल है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जो भी पब्लिकेशन सर्विस का जो टाइम पीरियड है, तो वो एक कह लें कि ना चाहते हुए भी एक यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, और जो कि एज अ टीचर मेरा ख्याल है हमारे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि हम अगर किसी की तरबियत करने आए इन आवर हमारे अपने करैक्टर इस तरह के होने चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन, जो कि पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है कि हमारा भी एक सर्विस स्टैचूज़ हो, एक रूल्स हो, हमें पता हो कि हम जब आएंगे तो हम कितने सालों बाद अगले ग्रेड के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तकरीबन हमारी अभी तक 20 मीटिंग्स हो चुकी हैं हायर एजुकेशन कमीशन में। फिर हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे एजुकेशन से लोग हैं उनसे भी मिले हैं, एंड स्टिल वी आर ट्राइंग फॉर दैट। तो जी ऑफ कोर्स बहुत मैं चाहती हूँ कि हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन उससे पहले आई थिंक क्योंकि ब्रेक भी हमारी होने वाली है, लेकिन ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने 10 ईयर के पीरियड की बात की, क्या कभी किसी टीचर की तरफ से आपको इसमें कोई इश्यूज भी पेश आए हैं जहाँ पर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हों? आपने बताया कि 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स बिल्कुल चल रही होती हैं, बट बेसिकली इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप मुझे थोड़ा सा और बताएं। जी बेसिकली ऐसा तो बड़ा कॉमन है हमारे, बहुत कॉमन है ये चीज़ कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स BPS में पूरी हैं लेकिन उनके ऐड ही नहीं आ रहे। 6-6, 8-8 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी। और इस सारे वाक़े से तकरीबन हमारे 40,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिफरेंट और भी इश्यूज हैं ऑफ कोर्स टीचर्स के हवाले से जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली टीचर्स के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। आपको पता है कि डिफरेंट चाहे हम वो एसोसिएशंस की बात करें, टीचर्स के इश्यूज को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन टीचर्स के इश्यूज अभी तक कहीं पर भी ख़त्म होने को नहीं आए हैं, ना ही उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वी डू अंडरस्टैंड कि एक तरफ अगर देखें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, बट
हर टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, और वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में कि उनके मसाइल हल होना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अगर ट्रांसफर्स के हवाले से भी बात करें तो रिसेंटली सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है ताकि करप्शन से, हरासमेंट के डिफरेंट इश्यूज से टीचर्स को बचाया जा सकता हो। क्या इसमें बेहतरी आई है इस सिस्टम के अंदर, या इससे और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए? एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये मेजरली डील करता है विद द कॉलेजेस, और कॉलेजेस के अंदर ये इश्यूज आ रहे थे पहले। आपकी बात सही है कि डेफिनेटली आपने अगर किसी जगह चेंज करना है तो आपको दफ्तरों के लोगों से मिलना, लोगों की दरख्वास्त करना, और वो एक लंबा प्रोसीजर होता था। जैसे एक हमारा कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के, आई सपोज कि हमें मानना चाहिए वी हैव सर्टेन इश्यूज इन दैट। सो शायद ऑनलाइन से आई बिलीव उसमें ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको अब लोगों के पास डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट ये अभी कुछ सिस्टम चलेगा फिर पता लगेगा, बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट आई बिलीव। अच्छा, मतलब अभी इतना अरसा नहीं अभी हुआ। हाँ, इट्स नॉट दिस मच लाइक दैट। और हमेशा जब भी हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से बात हुई है तो उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपके ख्याल में और कौन से इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पे हल होने की ज़रूरत है, जो टीचर्स को इम्पैक्ट करते हैं? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट थिंग मैं समझती हूँ कि जो एक टीचर रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है वो शायद वी डोंट हैव। मैं ये नहीं कहती कि इसमें सारा कसूर दूसरी तरफ है। डेफिनेटली कुछ टीचर्स भी हमारे शायद रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, बट आई बिलीव कि अगर आपको ये एहसास दिया जाए या आपको ये कहा जाए, आपके अंदर ये चीज़ हो कि यार एक टीचर होने के नाते मेरी सर्टन जिम्मेदारियां हैं एंड आई नीड टू बी दैट फॉलो दैट। जैसे मैं देखती हूँ कि हम छोटे जब होते थे, हमें कोई टीचर बाजार में भी नज़र आता था तो हम वी आर टू एक्साइटेड ना कि यार अच्छा वो मेरा टीचर है, और हम अपने घर वालों को भी बता रहे होते थे। और इट्स क्योंकि लाइक शायद अब वो बच्चों में वो चीज़ जो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर है वो लेवल नहीं रहा, मैं समझती हूँ। इवन स्कूल लेवल के ऊपर भी हमारे यहाँ शायद एक तो जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स का एक आया है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा उसमें फाइनेंशियली उसको लेके चल रहे होते हैं कि जी आप पे कर रहे हैं इसलिए आपके बच्चे को कुछ नहीं कहा जा सकता, आपका बच्चा कुछ भी करे, चाहे वो कोई गलत काम भी कर रहा है तो पेरेंट्स आर वेरी अगेंस्ट। और लाइक क्यों मैं खुद भी अब लाइक मेरे 2 बच्चे हैं, सो आई नो दैट कि मैं कभी जब स्कूल जाऊँ पेरेंट टीचर मीटिंग में तो बाज़ दफ़ा मैं देखती हूँ कि वहाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ कर रहे होते हैं कि जी आपने फ़लाँ टाइम मेरे बच्चे को क्यों डांटा, और शायद वो डांटना इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ डेफिनेटली वो जो एक जालमाना किस्म का सलूक है उसका तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा हक में नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलती करते हैं आपको कोई बंदा बताएगा नहीं आप गलती करते हैं तो आपके लिए तो वो एक नॉर्मल चीज़ है ना। जैसे घरों में भी हम बच्चों को डांट देते हैं, एज अ पेरेंट मैं भी डांट देती हूँ अपने बच्चों को। सो वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। सॉरी, यहाँ पर मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ, आई थिंक कि अगर आप एक सिस्टम में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें कि आप कुछ भी कह सकते हैं बच्चों को, तो आई थिंक हर कोई शायद उसको सही तरह से लेकर ना चल सके। बिकॉज आई डू थिंक, बिकॉज हमने खुद बहुत सारी एग्जांपल्स देखी न्यूज़ के अंदर भी जहाँ पे ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। बट डेफिनेटली जहाँ पर एक तरफ ये ज़रूरी भी है, सर्टेन लिमिटेशंस और लॉज भी इसके अगेंस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टीचर्स की बात करें, जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं उनके लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं सोचा जाता, कहीं पर उन्हें परमानेंट पोजीशंस क्यों ऑफर नहीं की जाती? जी ये एक बड़ा अहम इशू है हमारे इस टाइम पर। बहुत सारे तो ये भी है कि लोग विजिटिंग में ही बेचारे काफ़ी अरसा बैठे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद आता है, और इट मीन्स कि हमारे अदारों को उनकी ज़रूरत है, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट या उनको विजिटिंग पे ले रहे हैं। लेकिन अब अगर आप बात करें स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो फाइनेंशियल इशू है वो बहुत मेजर इशू है पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनमस होती हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंडिंग उनको दी जाती है। रिमेनिंग ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फीसिस से और बाकी चीज़ों से पूरा करेंगे। सो उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ अपना वो जैसे कह रहे हैं ना एक बजट बनाती हैं
कि अच्छा अगर हम इतने लोगों को परमानेंट रखते हैं तो इनके ऊपर हमें ये खर्चा आएगा, अगर हम इनको कुछ टाइम के लिए रखें जब ज़रूरत नहीं होगी तो आल्दो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी जॉब कल है या नहीं, और बड़ी ज़्यादा, और एज अ टीचर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना। और देखिए एज अ टीचर भी अगर आप एक चीज पे परमानेंट नहीं है तो आपको कोई भी बंदा कभी भी किसी भी बात पे आपको वो उसके ऊपर आपको फारिग किया जा सकता है, क्योंकि एज सच उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता ना। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो उसको एक प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू वो पूरी कंप्लेन को चेक किया जाता है कि आया वो वाकई है, या बाज दफा ये भी होता है मालाफाइड इंटेंशंस भी होती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप हर वक्त बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और अगर कुछ ऐसा इशू आ जाए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, क्योंकि मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती हूँ, तो उसके अंदर भी हम बाज़ दफ़ा ये बात करते हैं कि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को करना चाहिए, और वो काफ़ी सालों से हैं हमारे साथ, और टीचर्स उनका स्टूडेंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। अब उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फीसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट के लिहाज से मसला है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट का तो ज़रा सिस्टम और हो जाता है। फिर अगर आप वो नहीं बढ़ाते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज हैं, और भी जैसे बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे साथ चल रहे होते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जी मिनिमम बस हम टीचर्स रखें जिनके साथ हमारा गुजारा हो सके। और मैं समझती हूँ ये टीचर्स जो हम टीचर्स के ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है जी। और इसका पता नुकसान जो मैं समझती हूँ कि एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग का, कि वो उस तरह उसको ओन नहीं करते। मतलब लाइक अगर एक चीज मेरी है तो मैं उसको ओन करूंगी ना। मतलब उनको ये होता है कि ठीक है जी बस हम पढ़ाने आए हैं, हमने पढ़ा दिया, दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर। जबकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक टीचर के ऊपर कितनी क्लासेस का या कितने स्टूडेंट्स का वर्कलोड होता है? अच्छा, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो लेक्चरर है उसके लिए नॉर्मली हमारा होता है जी 12 क्रेडिट आवर्स। अच्छा, अब क्रेडिट आवर्स को भी डिफाइन फर्दर किया जाता है कि अगर तो वो लेक्चर आवर है तो उसको एक ही काउंट करते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसके 3 को आप एक काउंट करते हैं, 3 आवर्स को एक काउंट करते हैं। फिर इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी जो है वो 9 क्रेडिट आवर्स होते हैं। फिर एसोसिएट के लिए आप आ जाएं तो 6 होते हैं, और प्रोफेसर के लिए उससे कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। और प्लस क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ में ये भी बहुत मस्ट हो गया है कि आपने कुछ रिसर्च फंडिंग्स भी लानी है और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखने हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या ये हर प्रोफेसर या हर टीचर के लिए लाजमी है? जी, यूनिवर्सिटीज़ में तो ये मस्ट है कि यू नीड टू बी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिकेशन। जब आपकी ACR वगैरह हम उसको करते हैं तो उसमें इनके मार्क्स होते हैं कि आपकी साल में कितनी फंडिंग्स, आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, आपके कितने MS PhD के स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो डेफिनेटली आप अगर इन चीज़ों को, और ये बहुत टाइम मांगती हैं ये चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वाकई सही रिसर्च करना चाह रहे हैं। और रिसर्च भी एक टॉपिक है जो कभी उस पर बात की जा सकती है। बट इसके अलावा जो आपकी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें होती हैं नॉर्मली टीचर्स ही को एलोकेट कर दी जाती हैं। उसके लिए नए बंदे नहीं हायर होते। जो सीनियर लोग होते हैं वो नॉर्मली, जैसे आपका कोई डायरेक्टर ऑरिक है, कोई आपके डायरेक्टर QEC है, डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, तो वो सारे के सारे आपके टीचर्स ही होते हैं जो उनको डील कर रहे होते हैं। तो वो भी एक अच्छा खासा आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है जैसे जैसे आप अपनी हायरार्की में ऊपर जा रहे होते हैं। तो लाइक इन दैट कॉन्टेक्स्ट में मैं समझती हूँ कि जो आपका सवाल था कि ये विजिटिंग या कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इनको ज़रूर होना चाहिए, बट इसके लिए फाइनेंशियल हल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स जब तक आप फाइनेंशियली या जॉब सिक्योरिटी किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए, किसी भी शख्स के लिए किसी भी पोजीशन पर काम करना मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात कर रहे हैं टीचर्स के मसाइल के हवाले से, कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकती है और आखिर क्यों इस पर ऑलरेडी काम नहीं किया जा रहा है। अपनी डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं, लेकिन बिकॉज इस सेक्शन में हमारी कोशिश होती है कि डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें। कहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ में, फंडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकती है?
अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज़ में तो आई बिलीव कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एक फंडिंग को सर्टन अमाउंट जितनी भी अभी गवर्नमेंट ने बजट में रखती है, अगर उस अमाउंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन का ओवरऑल बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अगर उस बजट को बढ़ा दिया जाए, और वो चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, तो तब तक आप इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि देखिए, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एज़ पर आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका बेसिक राइट है। सो आप अगर उसको बहुत एक्सपेंसिव कर दें तो वो भी एक लॉजिकल बात नहीं है, और अगर आप उसको एक्सपेंसिव नहीं करते तो फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हम स्कूल में भी देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अक्सर इश्यूज़ आते हैं ये वाले, और लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते वहाँ बच्चों को पढ़ाना। इसी तरह से आप कॉलेजेस की बात कर लें, आगे आप चले जाएं यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ माशाल्लाह अच्छी हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, लेकिन फैसिलिटीज़ का लेवल वो नहीं है मैं समझती हूँ, और शायद हमारे टीचर्स की भी जो ट्रेनिंग है या वो लेवल नहीं है जिसके अंदर हमारे पास बाज़ दफ़ा कुछ फैसिलिटीज़ होती भी हैं, बट शायद उनकी उस लेवल पे उनका गो थ्रू नहीं हुए होते या उनका नॉलेज नहीं होता, तो वो उस लेवल पे रिसर्च भी नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो बजट पे गौर करें ओवरऑल एजुकेशन का, तो शायद ये बहुत और उस बजट को डेफिनेटली प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाए और उसके ऊपर प्रॉपर्ली एम्फसाइज किया जाए, तो शायद अगले कुछ सालों में हमें अपनी एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए। अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का, तो कितना डिफरेंस है फंडिंग में, रिसोर्सेज में, फैसिलिटीज़ में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का तो एक है ना कि आपकी टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस ना। सो अगर मुझे एक चीज़ के अंदर ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट में इस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, या ये डिग्री आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इट्स लाइक ईजी फॉर मी इन्वेस्टिंग ऑन दैट। अगर मैं 3, 4, 5 लोग मिलके एक कंपनी जो है वो उसको रन कर रही है, और लेटर ऑन स्टेज के ऊपर अगर वो बच्चों से फीसिस भी उसी लिहाज से ले रहे हैं, तो फाइनली इट विल बी ओके। वो लेटर ऑन स्टेजेस पे शुरू में वो ये कर लेते हैं कि कुछ अदारों में अपने, अगर स्पेशली इंजीनियरिंग या मैं इनकी बात करूं तो किसी और, या मेडिकल के लिए वो किसी और जगहों पे ले जाते हैं उनको। लेटर ऑन स्टेज के ऊपर वो अपने साथ हॉस्पिटल्स भी बना लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी साथ अटैच कर लेते हैं विद दी पैसेज ऑफ टाइम। सो वो तो टोटली उनके अपने बजट पे डिपेंड कर रहा होता है, और उसके ऊपर आपकी कोई रोक टोक नहीं है। वो आपसे जितना मर्जी स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हैं, और स्टूडेंट देने पे तैयार है, सो देयर इज़ नो स्टॉपेज ऑफ दैट, जस्ट लाइक अ प्राइवेट स्कूल्स। तो उसके साथ हम इसलिए उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर कोई लाइक टीचर्स ला रहे हैं या पाकिस्तान से जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो उसके अंदर भी वो सैलरीज उनका ज़ाती वो है कि वो किस टीचर को क्या पे कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि इस टीचर की वजह से हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो दे कैन पे फॉर मोर दैट। बट पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपके एक सर्टन अमाउंट्स हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। हाँ, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, या एक हमारा एक और सिस्टम भी चलता है जिसको हम लंप सम कहते हैं, वो भी एक चीज़ है जिसको, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप होती है, तो उसमें आप कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं, लेकिन एक फिर भी वो आपने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए तय करना है, क्योंकि वीसी इज आल्सो एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओवर देयर। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक हम डिफरेंट इश्यूज को जरूर हाईलाइट कर पाए। आपने बहुत अच्छी तरह कंपैरिजन किया प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर का, एंड आई रियली होप कि टीचर्स के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों पर, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। मैं ऑलरेडी किचन में आ चुके हैं। आपको पता है कि इस सेगमेंट के दौरान मैं इस बात पर एम्फेसिस करती हूँ कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, और लाइफ में जितने भी काम हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, पैशंस हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, जिसका मतलब है अपना ख्याल रखें, अपनी रूटीन में से अपने लिए वक्त निकालें, चाहे ज़िंदगी जितनी भी बिजी हो अपने लिए वक्त निकालना शुरू करें। 5 से 10 मिनट निकालें, चाहे वॉक करें, नेचर में वक्त गुजारें, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है वो करना शुरू करें। आपकी कोई हॉबीज़ हैं, कोई पैशंस हैं, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है,
है, गाना गाना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें और डेफिनेटली उन पर काम करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल मूड के अंदर कितना डिफरेंस आएगा, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर, जिंदगी में कितना डिफरेंस आएगा। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें और देखें कि कितनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए वैसे ही आसान होना शुरू हो जाएगी। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, मेंटली प्रीऑक्यूपाइड होते हैं, तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल लगती है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर रोल हमारी डाइट का होता है। जब भी आप कोई मील प्रिपेयर करते हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, एक बैलेंस डाइट को लेकर चलें। और जंक फूड, इसका मतलब नहीं है कि कंप्लीटली छोड़ दें, क्योंकि कोई भी जंक फूड को कंप्लीटली 100% नहीं छोड़ सकता, लेकिन बैलेंस जरूर किया जा सकता है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा बाहर से खा लेंगे, 1-2 दफ़ा जंक फूड खा लें, जो भी आपका दिल करता है, पसंद की आपकी चीज़ें हैं, और बाकी दिन कोशिश करें कि अच्छे मील्स बनाएं, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स इस्तेमाल करें। एंड ऑफ कोर्स किसी भी डिश को, रेसिपी को तैयार करते हुए सही कुकिंग ऑयल का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सलवा के हवाले से बात करूं तो सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल से इसे तैयार किया जाता है। सलवा बनास्पति में पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड इसके अंदर शामिल है। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि ओमेगा भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। एंड आपको पता है कि जब भी आप डाइजेशन की बात करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स कंपैरेटिवली आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, हमेशा देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। एंड वेजिटेबल ऑयल्स डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होना चाहिए वो डेफिनेटली उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। और आपको पता है आजकल बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ घरों में तैयार होती हैं, चाहे फिर अगर वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं, न्यूबीज़ हैं, जो नए नए खाने बनाना भी सीख रहे हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है कि मॉडर्न रेसिपीज़ को ट्राई करें, जो कि एयर फ्रायर के अंदर या ओवन के अंदर तैयार की जा सकती हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि आप बड़े आराम से, प्रिसीजन के साथ अपनी डिश को, अपनी रेसिपी को तैयार कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं स्पेशली ट्रेडिशनल रेसिपीज़ की भी बात करूँ तो बड़े आराम से आप उनको भी सलवा का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। सलवा बनाने वालों का ये दावा है कि ट्रेडिशनल रेसिपी हो या फिर आपकी कोई मॉडर्न रेसिपी हो, बड़े आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट के साथ भी और टेम्परेचर के साथ भी, बिकॉज अगर कहीं पर भी चीज़ें जो हैं वो फिट नहीं बैठती या परफेक्शन आपको नहीं मिलती है, तो आपकी डिश का टेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कहा कि अपनी डाइट में प्रोटीन का ज़रूर इस्तेमाल करें, और कंप्लीटली जब भी हम डाइट करते हैं या अपनी कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने हेल्दी कार्ब्स को, हेल्दी कैलोरीज को कंप्लीटली निकाल नहीं देना है। तो डिफरेंट तरह के इनोवेटिव तरीके निकालते रहा करें, स्पेशली अगर बच्चों की भी बात करते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन डिफरेंट तरह की ऐड करें। और नाश्ता कभी स्किप मत किया करें, बिकॉज आई थिंक आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ होती है, इतना कम टाइम होता है हमारे पास सुबह के वक्त स्पेशली, कि मतलब कि घर से जल्दी से हम निकल जाएं और उसमें हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। बट ब्रेकफास्ट रात को बना लिया करें, बट ब्रेकफास्ट को स्किप मत करें। एक और चीज़ जो कि चाहे वो सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो या शाम का वक्त हो, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो ऑफकोर्स चाय है, चाहे वो हम पाकिस्तान में हों, बाहर हों। और ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि शायद हम कल्चरली पाकिस्तान से बाहर भी लेकर जा रहे हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात करें तो अगर आप पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर चाय ज़रूर आपको कहीं ना कहीं शॉप्स के ऊपर, कैफ़ेज़ में ज़रूर मिलेगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं स्पेशली डेटी के हवाले से बात करूँ तो टॉप क्वालिटी टी लीफ का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। डेटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग यानी कि येलो पैकिंग शामिल है, साथ ही साथ डेटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग है, वो भी आपको आराम से ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है अगर आप तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो दाने वाली का इंतखाब करें और रेड पैकिंग को खरीदें। और साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। और आपको पता है कि बचत किसको अच्छी नहीं लगती है। जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग जाते हैं तो आपको पता है कि ग्रॉसरी शॉपिंग कभी भी ग्रॉसरी के ऊपर ख़त्म नहीं होती है, हमेशा उसके बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपने सोची होती है या आपने खरीदनी है, और जैसे ही आपकी बचत पूरी होती है या आप मंथली आप सेव कर रहे होते हैं कुछ महीनों तक, ताकि आप एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो खरीद सकते हों। और इस चीज़ को डेटी समझता है, इसी वजह से कंपनी की तरफ से ये अमेजिंग बचत ऑफर भी दिया जा रहा है। डेटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को वो खुद सैम्पल करते हैं टू मेक श्योर कि आप तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो आपकी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक हो। साथ ही साथ अगर हम डेटी के हवाले से बात करें तो 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ऑफकोर्स टेस्ट, साथ ही साथ खुशबू और टेक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। डेटी बनाने वाला कोई दावा है, तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
बैक सीरियल चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जिसमें मैं इस बात पे एम्फसिस करती हूँ कि सेहत का ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैवल किए हैं, जिस तरह से हम पूरी दुनिया के अंदर, अब हमारी फैमिलीज और कहीं ना कहीं आई थिंक हर कोई ऐसे शख्स तो ज़रूर हैं कहीं ना कहीं जो कि बाहर रहते हैं, या उनके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बाहर रहते हैं, तो हम सब किसी ना किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानते हैं। और जैसे जैसे हमने ट्रैवल किया है, वैसे ही हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन ने भी हमारे साथ ट्रैवल किया है। और ये अच्छी बात है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर आज मौजूद हैं। जब भी बाहर से कोई पाकिस्तान आते हैं, टूरिज्म भी हमारा डेवलप हो रहा है, तो वो आकर पाकिस्तान का कल्चर देखते हैं। लेकिन जहाँ पर एक तरफ कल्चर और ट्रेडिशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंस है, वो दुनिया में बढ़ती हुई और नज़र आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ पर इतनी ट्रैवलिंग है, इतने डिफरेंट लोग एक साथ, आपको डाइवर्सिटी इतनी आपको मिलती है, क्या वहाँ पर हम अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को लूज़ कर रहे हैं? बिकॉज आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिजर्व किया जाए कल्चर को, ट्रेडिशंस को। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर एक कल्चर नहीं, एक ट्रेडिशन नहीं, बल्कि हर प्रोविंस का, हर इलाके के डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं। और जब वो एक साथ मिलते हैं तो वो ही हमारे मुल्क की, हमारी सरजमीन की खूबसूरती है। और यही कोशिश होगी आज के शो में कि हम अपने कल्चर के हवाले से, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हवाले से बात कर पाएँ, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है कि आज की जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में हम इन कल्चरल वैल्यूज़ को, इन ट्रेडिशंस को ज़िंदा रख पाएँ, ताकि ये कभी भी भुलाए ना जा सकते। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद होंगे, जिनके साथ हम इस बारे में बातचीत करेंगे और बेहतर तरीके से अपने ही ट्रेडिशन और कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ सिकंदर जुल्कुरनैन साहब मौजूद हैं, जो कि हिस्टोरियन भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर फरहाना नौशीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट GCUF हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से मैं बात कर रही थी कल्चर की, ट्रेडिशंस की, तो सिकंदर साहब आपके साथ शुरू करते हैं। हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रहती है जब भी आप शो में आते हैं, और फैसलाबाद की हिस्ट्री के हवाले से भी हमने बहुत बातचीत की है। आज अगर हम कल्चर की बात करें तो क्या कल्चर है और क्या हम उसकी इम्पोर्टेंस को भूलते जा रहे हैं आज की दुनिया में? जी मैडम, जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि हमारे मुखातब जो हैं वो हैं यूनिवर्सिटी से लेके प्राइमरी स्कूल के सारे असातिज़ा और हमारे स्टूडेंट्स के, जैसे हमारा एक वेग सा कॉन्सेप्ट होता है कि कल्चर क्या है, तहजीब है, तमद्दन है, जैसे ये आप वैल्यूज़ की या ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, तो पहले क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये कल्चर क्या चीज़ है, तहजीब क्या चीज़ है, तमद्दन क्या चीज़ है। हमें पता तो हो ना कि ये चीज़ें क्या है। तो हम मुख्तलिफ मौक़ों पे जाते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो ज़ाहिर है बड़े काबिल लोग हैं, ऑनरेबल हैं, लेकिन ये क्लैरिटी पाई नहीं गई। बच्चों को बता दिया कि कल कल्चर डे है, तो ये कम बताया गया कि कल्चर होता क्या है या होती क्या है। तो चूँकि हम तो मतलब तालिब इल्म हैं, तो कुछ पढ़ाने का भी अल्लाह पाक ने शरफ दिया है, तो चीज़ों को वाज़े करना ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो कल्चर ही होता है। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में लेटिन से आया है, लातीनी ज़ुबान से आया है। अब इसे बड़ा सादों लफ्ज़ों में हम अगर कहेंगे ना कि किसी भी सोसाइटी का, किसी नेशन का, किसी ट्राइब का जो कलेक्टिव वे ऑफ लाइफ है, उसे हम कल्चर कहते हैं। यानी ये सबसे बड़ा टर्म है। मैं तहजीब की बात करूंगा, तमद्दन की बात करूंगा, वैल्यूज़ की बात करूंगा, तो सबसे वाइडेस्ट सेंस जो है ना वो कल्चर है। वो इसके अंदर सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हैं। तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम कल्चर अपने पंजाब की कर रहे हैं और बातें हम उर्दू में कर रहे हैं। तो आप चूँकि उर्दू पंजाबी को ज़रा उस तरह कम समझती हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि पंजाबी में बात करते। मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस के लिए हाँ, अगर कुछ, और मैं भी बड़े दिल से पंजाबी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो अगर आप पंजाबी में हमें कल्चर और हमारा जो पंजाबी कल्चर है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, वो मैडम साडे मुआशरे दी रैतल, साडे मुआशरे दा वसेब, साडे मुआशरे दे सुबह शाम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ
अगर असी समझ लिए कि बच्चा जो पैदा होंदा है तो वो जो असी रस्मो रिवाज ने उत्थों साडा कल्चर सकाफत, अरबी च सकाफत कहंदे ने इहनूं, अरबी चों ही ये लफ्ज़ उर्दू च आया। अच्छा, सकाफत की अगर लिटरल मीनिंग जिन्हों असी लफ्जी मानी करने वो है किसी दरख्त की असी ट्रिमिंग करने, कांट छांट करने, वो सकाफत के माने च लिया जाता है। तो जो बच्चा पैदा होंदा है, ईवन अगर तुसी मैनूं अलाउ करो तो बच्चे की पैदाइश तो पहले जो असी पंजाब के लोग खुशियां, जो साडी फीलिंग, साडे एहसासात जिहड़े हुंदे ने वो साडी कल्चर का हिस्सा है। फिर स्पैशली जो पंजाब विच मेल बेबी पैदा होंदा है, वो जो साडी फैमिली रिश्तेदारां दे एहसासात हुंदे ने वो कल्चर ही है सारी। फिर सरकमसाइज हम असी करने, बच्चे दे खतने करने, चंद साल पहले लाउड स्पीकर बजाया जाता सी, को फनकारां नूं, आर्टिस्टां नूं बुलाया जाता सी कि आके तुसी जिहड़ी इन्हां घोड़ियां गावो, वधाइयां दवो। ये सारा कुछ अगर पहला हिस्सा सैगमेंट ये कि कल्चर एक मुआशरे तुसी एक साल पूरा बिताओ, उत्थे दे गमी खुशी, उत्थे दा खाना पीना, उत्थे दा लिबास, उत्थे दे मेले ठेले, उत्थे दे मजहबी रसूमात, ये सारा कुछ की है कल्चर। कोई भी चीज़ कल्चर तो बाहर नहीं हैगी। सब कुछ जिवें असी इंसानी बस्ती दे विच उत्थे दे रहण वाले बाशिंदे जिवें अपने सुबह शाम गुजारते हैं, उन्होंने असी कल्चर ही करने हैं। और ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि शो शुरू होने से भी पहले आपने बात कही थी वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ लाइफ, कलेक्टिव वे ऑफ लाइफ। एंड बड़ी ही खूबसूरत बात है। और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो फिर हमारे जैसा कल्चर तो और कहीं भी आपको दुनिया में नहीं मिलता। फरहाना, आज का जो वक्त है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और जिस तरह मैंने कहा कि डाइवर्सिटी बहुत है और ग्लोबल कम्युनिकेशन है। सिर्फ उस इलाके की कम्युनिकेशन नहीं है अब जिस तरह पहले हुआ करती थी। अब ग्लोबली आज के बच्चे ग्लोबली इंटरैक्शंस करते हैं। उनके दोस्त पाकिस्तान में नहीं या पंजाब में नहीं बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद होते हैं। इस वक्त में हम किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कोशिश कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट रखें? बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में या बिगर इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ पंजाब ही नहीं है, हमारे पास पंजाब का स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान के हर जगह का स्टूडेंट है। केपी से लेकर गिलगित तक और गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक हमारे पास सब स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हम क्योंकि पंजाब सूबे में रहते हैं और हम जो है वो सेंट्रल पंजाब हमारा जो है वो फैसलाबाद में रहते हैं, तो इसका जो कल्चर है वो बहुत रिच है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कल्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे सिकंदर साहब ने कहा कि ये कलेक्टिव वे ऑफ लिविंग है, ठीक। और कलेक्टिव वे ऑफ लिविंग में आपका खाना पीना, आपका लिबास, आपकी रस्म व रिवाज, सब कुछ जो है वो आपके कल्चर का हिस्सा है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती रहती हैं। हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि डिफरेंट डिपिक्शंस करती हैं, आर्ट्स के थ्रू करती हैं, सिंगिंग के थ्रू करती हैं, ड्रामाटाइजेशंस करती हैं। ये सारी की सारी कल्चरल डिपिक्शंस हैं, या कह लें कि हम ये हमारे कल्चर को शो अप करती हैं। तो ये सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होती हैं, ना सिर्फ ये हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट होती हैं। आई हैव स्पेंड अ ईयर इन यूएस एज वेल। वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सोसाइटीज़ भी मूव कर रही हैं, इसी तरह अफ्रीकन्स भी हैं उधर अरब सोसाइटीज़ भी हैं, उधर जो है वो पैसिफिक सोसाइटीज़ भी हैं। तो हर यूनिवर्सिटी में इस तरह की डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रिवेल करती हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। और सिर्फ कल्चर जो है वो डांस और सिंगिंग या इस पे बेस नहीं करता, बल्कि वहाँ पर शायरी, नसर, नज़म, मजमून, इवन हर तरह की लिटरेसी जो है वो वहाँ पर उस लिटरेसी सोसाइटी का पार्ट होती है, जिसके अंदर हम अपनी हीर, अपने लोकगीत, अपनी जितनी भी हमारी लोकल जो हैं वो कह लें कि गीत हैं, नगमे हैं, वो सारे के सारे हमारा कल्चर का पार्ट होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत फ्रूटफुल हैं और इसको जो है इस साल फॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में सेलिब्रेट किया गया है।
तो इसमें जो है वो ना सिर्फ हमारा पंजाब का कल्चर बल्कि हमारे लोगों में जो बाकी डिफरेंट सूबों से हमारे लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, उनको भी पंजाब का कल्चर समझने का मौका मिला है। और ट्रेडिशनल खाने हमारे पंजाब के, ट्रेडिशनल हमारे लिबास हैं, उनको सारी दुनिया में जो है वो काफ़ी पजीराई मिली है। अच्छा, ट्रेडिशनल डिशेस, क्योंकि ऑफ कोर्स खाना किसको पसंद नहीं है, मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोई ऐसी डिशेस बताएं जो कि एक्चुअली में पंजाब से ही स्टार्ट हुई। हाँ जी, जैसे हमारा सरसों का साग है, मकई है, मक्खन है, तो ये हमारे जो है सर्दियों का बहुत बड़ा तोहफा है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा टेस्ट पूरी दुनिया में हमारी सरसों का है वो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। और उसको पकाने का भी एक खास मेथड है जो कि हमारी रूरल वेमेन जो है वो बहुत अच्छा टैकल करती हैं। और फिर उसके साथ मकई की रोटी है, वो भी आमतौर पे नहीं पक सकती, यानी मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो शायद इतनी परफेक्शन से उसको मेक ना कर सकें, उस चपाती को, जो कि वो औरतें मेक करती हैं। और इसी तरह मक्खन जो है उसका बनाने का भी एक खास तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का रिच कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जितना पंजाब का रिच कल्चर है। अच्छा, आपने ऐसी डिश का नाम ले दिया कि मतलब सुबह सुबह भूख लगना शुरू हो गई है। और अब सबको अगर कहीं पर भी बन रहा हो, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ कि कभी भी कोई डिश अगर घर में बनाई जाती है, बड़ी मज़ेदार सी, कहीं चावल बन जाते हैं या कोई ज़रा ज़्यादा खाना बन जाता है, हमेशा वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर किया जाता है, या रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया जाता है। और ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो कि एक हमारी ट्रेडिशनल, आई थिंक ये चीज़ है जो जी, शेयरिंग ऑफ फूड जो है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। उसमें हमारा नेबरहुड है या हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, और साग हमेशा बिगर क्वांटिटी में बनता है और 10 घरों तक जो है वो ज़रूर बांटा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे ट्रेडिशन की बहुत खूबसूरत रवायत है, बहुत खूबसूरत। सिकंदर साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो पंजाब का कल्चर है, और जो अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये कहाँ से शुरू हुआ? मैडम ये बड़ी मतलब जिसे हम रवायती कहते हैं, ये लंबी दास्तान है। तो हम अक्सर वक्त में कोशिश करेंगे जो चीज़ें रह गई मैं उनकी थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। जैसे सिविलाइजेशन है या तहजीब की हम बात करते हैं, तो तहजीब जो है इसका ओरिजिन भी ज़ेब है, अरबी से। ये अदरवाइज कोई चीज़ नहीं है, किसी काम को आसान अंदाज में करने को तहजीब कहते हैं। पानी जानवर भी पीता है, इंसान भी पीता है, जो तरीका है पीने का वो तहजीब है। मेहमान ने अपने कदमों पे, टांगों पे चल के आपके घर आना होता है, लेकिन आप गेट तक जाते हैं, तो काम करने का आसान तरीका तहजीब है बेसिकली। अच्छा, आगे है तमद्दन। तमद्दन है अर्बनाइजेशन। अब हम गड़बड़ इसको करते हैं, मैं इसलिए असातिज़ा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समझाने की एक क्या कहना चाहिए कोशिश कर रहा हूं। तमद्दन बेसिकली अर्बनाइजेशन है, जब इंसान गारों से निकल के एक कलेक्टिव बस्ती में आके आबाद हो गया। अब उसके ऊपर कुछ टैबूज आ गए, कुछ पाबंदियां आ गई, कुछ सहूलतें आ गई। अब वो अपनी मर्जी से गाना उतनी ऊंची नहीं गा सकता जितना गार में, जंगल में गा सकता था। अब अपनी मर्जी की वो दीवार नहीं दे सकता, दूसरों का ख्याल रखेगा। अपनी मर्जी से परनाला नहीं रख सकता, जो उसके हमसाए हैं, साथी क्या हैं। इसको सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है या इसको? जी, मैं उधर ही आ रहा हूं। सारी ब्रॉडर टर्म तो कल्चर है, सकाफत, लेकिन ये उसके कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये महज तमद्दन जो है ना, ये है अर्बनाइजेशन। जब आप दूर दराज जंगल की बस्ती से, गार से, डैन से निकल के एक बस्ती में आ गए, इंसानों की बस्ती में, तो फिर आपने थोड़ा सा दूसरों के लिए केयरिंग हो जाना है। ये तमद्दन है, अर्बनाइजेशन। अगर आप उस अर्बनाइजेशन को देखेंगे ना, जो काम हम अपने खेतों में, डेरों में कर सकते हैं, वो आप शहर में जहां और लोग भी रहते हैं वो नहीं कर सकते। तो इससे बेसिकली हम तमद्दन कहते हैं, अर्बनाइजेशन। अब ये कॉन्सेप्ट आप कंपैरेटिवली देखेंगे ना, अर्बनाइजेशन है तमद्दन, सिविलाइजेशन है तहजीब। तहजीब अदरवाइज कोई चीज़ नहीं है। हमने चूंकि हमें नहीं पता था तो हमने गुजारे के लिए इसको गड़बड़ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। ये सारे के सारे जो कंड्यूसिव कंपोनेंट हैं कल्चर के, हिस्से हैं उसके। ब्रॉडर टर्म जाके कल्चर ही बनती है। अब आ गया, अगर हम इस फैसलाबाद की बात कर लें, जहां माशाल्लाह बड़ा हमने रिच कल्चर, जैसे मैडम कह रही हैं, तो ये लफ्ज़ मैंने भी सुना है, रिच कल्चर, लेकिन मैं इसे
आसान लफ्जों में समझा नहीं सका। कह मैं भी देता हूं कि रिच कल्चर है। आगे से अगर सवाल आ जाता है कि सर ये जरा एग्जाम्पलीफाई करें कि रिच कल्चर किसे कहते हैं, मैं अगर स्टूडेंट कहते कि मैं रिच कल्चर को कैसे वजाहत करूंगा या उस पर नोट लिखूंगा, या अगर थीसिस इस टाइप का है तो उसको कैसे करूंगा। तो ये अभी हम दोस्तों से कल एक नशिस्त में जापानी वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे। तो उनकी जिंदगी की मसरूफियात जो है बहुत कम हो गई, उनके मेले ठेले बहुत कम हो। हमारे यहां खुशी के मौके ज्यादा है। जैसे मैडम ने बात की ना, साग पकता है तो 10 घरों तक जाता है, ठीक है जी। अब एक डिश पक रही है, सालन रूटीन का पक रहा है, लेकिन उससे एट्रीब्यूट हमने कितनी चीजें कर ली हैं, ये हमें रिच बनाता है। यानी कड़ी जो हमारा, वो भी एक रवायती डिश है। जब वो पकती है तो मोहल्लेदारों में एक खुशी होती है, खुशबू आ रही है, लोग फील कर रहे हैं। ये है रिच कल्चर। आप मैनहट्टन में चले जाएं, आप सेंट्रल लंदन में चले जाएं, तो वहां जाके पुअर कल्चर क्या है कि हम साए का किसी को पता नहीं। तो ये कंपैरिजन है बेसिकली पुअर कल्चर का, कि शहरी लाइफ जो अर्बन लाइफ हम कहते हैं ना, कि आप एक क्राउड में तन्हा होते हैं, क्राउड भी है लेकिन आप तन्हा। और फरहाना, अगर हम जिस तरह से सिकंदर साहब ने बात की कि एक कनेक्शन होना आपस में, एक दूसरे को जानना, और एक फैमिली वाली, चाहे आप ना रिलेटेड होना, क्या ये स्पेसिफिकली फैसलाबाद शहर या पंजाब की अगर हम बात करें, यहाँ पर ज्यादा ये चीज कॉमन है? मेरा ख्याल है अभी जिस तरह से हम इतने ट्रांजिशनल एरा में जा रहे हैं कि जिसमें बहुत अर्बनाइजेशन है, बहुत कम हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल रूरल रह गई हैं। तो अर्बनाइजेशन ने जो एक डिसएडवांटेज दिया है ना, वो हमें कल्चरली आइसोलेट कर दिया। और वो कल्चरली आइसोलेट क्या किया, हम क्लास के अंदर चले गए। जाहिर बात है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर क्लास डिविजन्स हैं, अपर सोसाइटीज़, मिडिल सोसाइटीज़ और लोअर सोसाइटीज़, इस तरह से हम क्लास को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर इस ट्रांजिशनल सोसाइटी में कहीं भी शेयरिंग नहीं है। वो अपर क्लास जो है वो मिडिल क्लास के साथ मिलना नहीं चाहती, मिडिल क्लास तो जाहिर सी बात है लोअर क्लास से बहुत अवे है। तो इस तरह के जो हमारी आइसोलेशंस हैं, इसमें हमारा कल्चर बहुत मर्ज हो गया। उसमें हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, या जिस तरह से सिकंदर साहब कह रहे हैं कि जो हमारी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, उसने काफ़ी ज़्यादा डी शेप हो गया वो। अब इसको कैसे रिवाइव करना है, दिस इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो हमने इस ट्रेडिशन को कैसे मेंटेन करना है और इसको अगली जनरेशन तक भी लेकर जाना है। ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, अब हम जो है वो अपना काम करके चले जाएं। हमने इसको ट्रांसफ़र करना है अपनी यंग जनरेशन में। तो ये जितना भी कल कल्चरल शो हुआ है, डिफरेंट स्कूल्स में हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हुआ है, इसमें जो मैसेज है वो ये है कम्युनिकेशन, द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन टू द अदर जनरेशन। मैंने बहुत, मुझे अच्छा लगा, मैं एक स्कूल में थी और स्कूल के सारे असातिज़ा ने जो है वो सरों पे पग्गे बांधी हुई थी और लाचे पहने हुए थे और खुसे पहने हुए थे, और बच्चों ने भी उसी तरह ट्रेडिशनली जो है वो ड्रेसअप हुए हुए थे। तो इसका जो है ये एक कम्युनिकेशन है, यंग जनरेशन को मिल रही है कि हमने किस तरह से अपने कल्चर को शो करना है। और फिर उसके बाद इस कल्चर से हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी है, ना सिर्फ अपनी ड्रेसिंग में, वे ऑफ लाइफ में, बल्कि आपने बहुत सारी शेयरिंग करनी है जिसके अंदर हमारे क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कभी भी हम किसी भी चीज़ को 100% नहीं दे सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन शुरू तो किया जा सकता है ना। तो दिस इज़ द गुड वे कि ये एक स्टार्टअप है, ठीक है, इससे नेक्स्ट ईयर बेहतर होगा, फिर उससे अगला साल बेहतर होगा। जहां मैं बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि ग्लोबली जब, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक इतना आज इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक इसको और वक्त की बहुत रिच है इनफैक्ट। लेकिन मजीद गुफ्तगू करने से पहले ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं कल्चर के हवाले से, ट्रेडिशंस के हवाले से, किस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को ओवर टाइम और आज की इतनी एवर चेंजिंग दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस को कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसको हमेशा प्रिजर्व किया जा सकता हो, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है किसी भी सोसाइटी का, कल्चर का, कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट
हिस्सा होता है कि इसको प्रिजर्व किया जाए ओवर टाइम, ओवर जनरेशंस। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैसलाबाद शहर के हवाले से और यहाँ के फूड ट्रेंड्स के हवाले से। आपको पता है कि अगर खाने आपको चाहिए और मज़ेदार से आपको खाने चाहिए तो फैसलाबाद शहर का लोग रुख करते हैं और पंजाब का तो रुख करते हैं। जुल्कुर नैन साहब, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमारी जो फूड ट्रेडिशंस हैं उनकी क्या हिस्ट्री है और वो आगे लेकर किस तरह से चले। एक तो मैडम हमारे जो देखने वाले हैं उनके जहन में होना चाहिए कि पंजाब का जो कल्चर है या पंजाब में लोग कब से आबाद है। तो आपको पता है ये बड़ी कॉमन सी बात है, हमारे पास 6000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है दुनिया में, पूरी दुनिया की 6000 साल। अब उसमें 2000 साल वो हैं जो एंड वाले हैं, जो बगैर मजहब के हैं। अब उसमें वो कंट्रोवर्सी में नहीं मैं पढ़ना चाह रहा कि मज़हब की क्या बात है, मैं बतौर तारीख के तालिब इल्म। अच्छा, ओल्डेस्ट जो रिलीजन है वो हिंदू मत है, ठीक हो गया जी। अब ये डिफरेंट जो हिस्टोरियन है वो 4000 साल 4500 साल, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात आएगी आगे। अब लाहौर जो है वो रामचंद्र के बेटे लहू के नाम से लाहौर है, कसू के नाम से कसूर है। अब हिंदू हिस्टोरियन हमारा भी कभी कभार कोई इंटरेक्शन होता है तो अभी वो टाइम या पीरियड फिक्स नहीं कर सके रामचंद्र का कि हिस्ट्री के किस फेज में किस पीरियड में रामचंद्र थे। क्लियर कट उनके पास कोई इस पर अभी भी इंफॉर्मेशन जी नहीं मालूम। अच्छा, अब इससे आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि लाहौर कितना पुराना है। अगर आपने इसको एक नंबर देना हो, अप्रोक्सीमेट नंबर, तो कितने साल आप कहेंगे? मैंने लाहौर में मेरी पढ़ाई थी, लाहौर में मेरी जॉब थी, एक बड़े अच्छे इदारे में, वहाँ पढ़ने लिखने का मौका मिलता था। तो मैडम मैंने जाहिर है हर स्टूडेंट हर प्रोफेसर अपने हिसाब से ट्राई करता है जो फैक्ट फाइंडिंग है उसके। तो अगर रामचंद्र को कर लें तो वो जो थे अपने विष्णु के 7वें अवतार उन्हें कहते हैं, तो ये गालबन कोई 3500 वाला दौर बनता है, 3500 साल पहले की बात बनती है। लेकिन बहुत हिस्टोरियन को पढ़ने की कोशिश की थी, क्लियर कट उन्होंने नहीं दिया। अब ये पंजाब आप कह लें हजारों साल पहले का पंजाब है। अब पंजाब की बात बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं सांदलबार क्योंकि हम लाहौर की आपने मेंशन किया, महाभारत के अंदर भी जो कि आपको पता है कि हिंदुओं की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उसके अंदर भी लाहौर का जिक्र किया गया है। ये महात्मा बुद्ध ने बहुत जो रिनाउंड हिस्टोरियन वो कहते हैं कि कोई 2 महीने कुछ ने लिखा 90 दिन लाहौर में गुजारे महात्मा बुद्ध ने। यानी ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाएंगी। मैं आ रहा हूँ इधर के हमारा ये वसेब, हमारा ये रीजन, ये हमारी पंजाब की आबादी, पंजाब का मुआशरा कब से है, तो ये हजारों साल पुराना है। अब स्पेसिफाई हम करके यहाँ सांदलबार पे आ जाते हैं तो हमारे देखने वाले जानते हैं कि सांदलबार फैसलाबाद शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये इलाके का नाम है जो शेखुपुरा से लेके रावी चनाब के दरमियान शोरकोट तक चला जाता है। तो इसका पंजाबी में जिसे हम, अगर आप थोड़ा सा रफ वर्ड है लेकिन उसकी समझ आ जाती है, पंजाब की नाफ इसे कहते हैं फैसलाबाद शहर को। और पंजाबी का एक लफ्ज़ है वो देखने वाले जानते होंगे कि नाफ को पंजाबी में क्या कहते हैं। तो ये सेंट्रल पॉइंट है हमारा फैसलाबाद। सांदलबार इलाके का नाम है। ये पहले लायलपुर था, लायलपुर से पहले पक्की माड़ी थी। तो ये फैसलाबाद शहर जो है ये 1892 में तो बाकायदा इसको आबाद किया गया, 1892 में। अच्छा, रंजीत सिंह का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ है। रंजीत सिंह का जिसे शेर पंजाब भी कहते हैं, पंजाब में उसकी जो दौरे हुकूमत है वो 1799 से लेके 1539 तक है। ये तकरीबन उसके 40 साल है। उसने पंजाब को, पंजाबियत को उजागर किया था, उभारा था। जब उसकी कोलैबोरेशन थी ये फोर्सेस की, अफवाज की, अंग्रेजों के खिलाफ, और उसका कोलैबोरेशन था फ्रेंच आर्मी के साथ। मैं खुराक की तरफ आ रहा हूं। ये को बात होगी 1520 की, 1520 की, कि उसके जो फ्रेंच जनरल थे ना, वो आए हुए थे उसकी फौजों को देखने के लिए, हथियारों को मुआयना करने के लिए। तो उसने अपने जो फौजी दिखाए ना, बड़े कड़ियल जवान, दूसरा तीसरा,
तो फ्रेंच जो एक्सपर्ट थे, वॉर बैटल एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूछा कि ये जो बड़े जवान हैं, इस तरह के आपके पास और भी लोग हैं? तो उसने कहा ये सांदलबार के जो खरल है, लिखा हुआ है किताबों में, मेरे पास ऐसे हजारों जवान हैं। वो यहाँ मुआयना करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनका कद काठ, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसको देखने आ गए। तो उन्होंने सारी बातें की। हमारे लिए जो पॉइंट है वहाँ उन्होंने कहा कि आपकी खुराक क्या है? ये पंजाब का, हमारा सांदलबार का, उन्होंने कहा गोश्त और दूध। भाई ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि जो नोमेड्स थे, ग्रेजियर या खाना बदोश जो थे, उनके पास ऊंट, स्पेशली जो डाची हम कहते हैं इधर लोकल लैंग्वेज में, बेड़े, गाय, बकरियां। और वहां लिखता है, उसी वो फ्लो में लिख रहे हैं कि जो ऊंट पालने वाले थे उनकी सेहत अच्छी होती थी और उम्रें दराज होती थी। अब हमारे वसेब का कल्चर वो ऊंटनी का दूध है जो बीमारियों से पाक है, और सेहत का वो जिसे मुरक्कब आप कहते हैं वो है। तो किधर गया डाची का दूध, ऊंटनी का दूध, जिसमें अल्लाह पाक ने कोलेस्ट्रॉल पैदा ही नहीं किया। वो जो क्रीम बलाई जिसे हम डरते हैं आज, मैडम जैसे एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो थिक आपने मिल्क नहीं लेना, स्किम्ड मिल्क लेना है, तो नेचुरली वो स्किम्ड मिल्क है डाची ऊंट का दूध। तो मैडम है कहीं आसपास उसके और मेरे पास आपके लिए एक और सवाल भी है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी आज की नौजवान नस्ल को। जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स के साथ कि हमारा जो पंजाब का कल्चर है उसमें हमारा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में लेकर जाएं, और ये जो शवारमा, पिज़्ज़ा, ये जितना भी हमारा फास्ट फूड का जो चेन है, ये सारा का सारा फॉरेन चेन है, और इसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि किस कदर हमारे हेल्थ थ्रेट्स हैं, हमारी न्यूट्रिशन किस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो मैं पेरेंट्स से इस प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को प्लीज़ ट्रेडिशनल फूड्स की ज़रूर इंट्रोडक्शन दें, अपने घर के अंदर ट्रेडिशनल फूड्स प्रिपेयर करें, मदर्स स्पेशली, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने कल्चरल फूड से मुतारिफ करवाएं। वो ना सिर्फ प्लेजेंट है, गुड टेस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन है। जैसे कहा कि पंजाब का जो जवान है उसकी जो वजाहत है उसको हम प्रेडिक्ट ही उसके गोश्त और दूध करते थे, और आज की जनरेशन देखें कि गोश्त और दूध से कितनी दूर है। लेकिन मैं इल्ज़ाम जनरेशन को नहीं दूंगी, इल्ज़ाम मैं उस घर के अंदर जो उसकी होम मेकर है, जो उसकी माँ है या उसकी बीवी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से इस ट्रेडिशनल फूड को प्लेटेबल बनाती है, अच्छा बनाती है, प्रेजेंटेबल बनाती है। और उसके आई थिंक कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बिल्कुल ट्रेडिशनल फूड्स को भी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।